हेलो गाइज, माय नेम इज श्रवण एंड टुडे वाचिंग एसएनएस मेडिकल रिसर्च। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इसका हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एम फेज के बारे में। एम फेज क्या रहता है? तो एम फेज हमारा एक्चुअल सेल डिवीजन जहाँ पर होता है, जिसमें हमारे पहले हमने अगले वाले लेक्चर में इंटरफेज देखा था। इंटरफेज में हमारा सेल रहेगा वो प्रिपेयर होगा, सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगा, और ये इसके बाद इवेंचुअली जाके दो डॉटर सेल में डिवाइड होगा, तो इसको हम बोलेंगे एम फेज। सो यहाँ पर फर्स्टली अगले वाले लेक्चर में हमने देखा था इंटरफेज, जिसको हम यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इंटरफेज में क्या था? फर्स्टली यहाँ पर इंटरफेज में क्या था? तो इंटरफेज में हमारा डीएनए डुप्लीकेशन या यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन होता है। क्या होता है? तो हमारा जो क्रोमोसोमल मटेरियल रहेगा इसका डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे सेल के एम फेज के लिए जो भी कंपोनेंट चाहिए वो यहाँ पर सिंथेसिस होंगे। सो सिंथेसिस ऑफ अदर कंपोनेंट ऑफ सेल, सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ सेल। इसके अलावा क्या होगा? तो यहाँ पर हमारा सेल रहेगा, सेल का ग्रोथ होगा। सो सेल ग्रोथ होगा। और इसके अलावा क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे जो सेल कंपोनेंट, इसमें हमारे सेंट्रियोल वगैरह रहेंगे, इसका भी यहाँ पर डुप्लीकेशन होगा। क्या होगा? तो सेंट्रियोल वगैरह का भी डुप्लीकेशन होगा। इसके हमने 3 सब फेज देखे थे, जिसमें हमारा फर्स्टली G1 फेज, उसके बाद हमारा दूसरा S फेज यानी कि सिंथेसिस फेज, और तीसरा हमारा G2 फेज। इस तरह से हमने देखा था। यहाँ पर G1 में क्या होता था? तो G1 में हमारा सेल रहेगा वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है। सो इस वजह से हमारा सेल ग्रोथ होता है, सेल ग्रोथ होता है। इसके अलावा क्या होता है? तो इसके अलावा यहाँ पर प्रोटीन वगैरह बनते हैं। यहाँ पर हम एस फेज में देखेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी मटेरियल चाहिए, जैसे कि यहाँ पर रेप्लिकेशन के लिए हमारा कुछ एंजाइम चाहिए, तो ये हमारा एस फेज में बनते हैं। सो यहाँ पर प्रोटीन एंड एंजाइम बनते हैं, एंजाइम भी बनते हैं, ये हमने आगे देख लिया है। इसके बाद यहाँ पर जैसे ही हमारा G1 फेज खत्म होगा तो हमारा S फेज स्टार्ट होगा। S फेज में क्या होगा? तो S फेज हमारा सिंथेसिस फेज है, जहां पर हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे जो सेंट्रियोल रहेंगे, इसका भी डुप्लीकेशन होगा। क्या होगा? इसका भी डुप्लीकेशन होगा। ओके, यहाँ पर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होगा, तो डीएनए की क्वांटिटी बढ़ेगी, यानी कि पहले जैसे कि 2C थी तो ये अब 4C हो जाएंगी। एस फेज के बाद ये 4C हो जाएगी। बट यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पर G1 फेज में हमारे जो क्रोमोसोम नंबर थे, जैसे कि ह्यूमन सेल की बात करें तो ह्यूमन सेल में हमारे 46 क्रोमोसोम, यानी कि ये हमारा डिप्लॉइड सेल। तो ये एस फेज के पहले भी ये 46 रहेंगे, और एस फेज के बाद यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन के बाद भी ये 2n ही रहेंगे। 2n थे तो उसके बाद भी 2n ही क्रोमोसोम रहेंगे, यानी कि 46 की क्रोमोसोम रहेंगे। सो इस तरह से हमारा एस फेज। और इसके बाद हमारा G2 फेज में क्या होगा? तो G2 फेज में हमारा ये डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह हो गया। इसके बाद ये G2 फेज में आता है। G2 फेज में हमारे सेल के G2 फेज के बाद क्या आने वाला है? तो हमारा M फेज आने वाला है, जिसको हम यहाँ पर आज इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो ये G2 फेज में हमारे M फेज के लिए सेल प्रिपेयर होता है। सो सेल प्रिपेयर फॉर M फेज। तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? तो इसके लिए प्रोटीन वगैरह चाहिए, एंजाइम चाहिए, और कुछ चाहिए, जैसे कि हमारे सेल के अदर कंपोनेंट सिंथेसिस यहाँ पर होते हैं। सो सिंथेसिस of other component of cell, synthesis other component of cell, ये सारी चीजें हमारे G2 फेज में होती है। और ये G2 फेज आखिर में इसके इवेंचुअली ये M फेज स्टार्ट करेगा, लास्ट में ये M फेज स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर हमने देखा था हमारा ये पूरा सेल साइकिल रहता है, इसमें से हमारा 95% जो टाइम रहता है सेल साइकिल का, ये हमारा इंटरफेज चलता है। जैसे कि ह्यूमन में हमने आगे देखा था 24 आवर हमारा सेल साइकिल का रहता है। सो इसमें से हमारा इंटरफेज हमारा 23 आवर चलेगा, और ओनली हमारा 1 ही घंटा यानी कि
1 आवर हमारा एम फेज चलेगा, जहाँ पर एक्चुअल हमारा सेल डिवीजन होगा। यहाँ पर इस तरह से हमारे एक सेल रहेगा वो पहले प्रिपेयर होगा, यानी कि ये इंटरफेज है, और ये इंटरफेज के बाद यहाँ पर ये G2 फेज के बाद यहाँ पर हमारा सेल रहेगा वो सेल डिवीजन के लिए प्रिपेयर होगा, और इस तरह से ये 2 सेल में डिवाइड होगा, जिसको यहाँ पर ये हमारा एम फेज है, ये हमारा एम फेज और ये हमारा इंटरफेज। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पर हमने G0 फेज देखा था। G0 फेज किसको बोलेंगे? तो यहाँ पर एनिमल सेल की हम पर्टिकुलरली बात करें तो हमारा एनिमल सेल में कुछ ऐसे सेल रहते हैं जैसे कि यहाँ पर मोस्ट ऑफली हमारे एनिमल सेल ऐसे रहते हैं, एक बार इसका डिवीजन हो गया तो ये G0 फेज में चले जाते हैं, जिसको हम बोलेंगे क्वेश्चन फेज। क्या बोलेंगे? क्वेश्चन फेज। ओके, सो ये G0 फेज में चले जाते हैं और ये फर्दर सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसमें भी वैसे 2 टाइप के सेल रहते हैं, जिसमें एक ऐसा टाइप के सेल रहते हैं जिसमें कभी भी यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होगा। तो जैसे कि हमारे हार्ट के सेल हैं, हार्ट सेल हैं, उसके बाद हमारे नर्व सेल हैं, तो इसमें आगे कभी भी एक बार ये बन गए तो इसके अंदर दूसरी बार सेल डिवीजन नहीं हो सकता है। और हमारे कुछ ऐसे सेल रहेंगे जैसे कि स्किन के सेल हैं, और हमारे कई ऐसे सेल जैसे कि हमारे बोन के सेल हैं। तो बोन के सेल जैसे कि बोन फ्रैक्चर हो गया तो ये बोन फ्रैक्चर हो गया तो उसके बाद रिपेयर करने के लिए यहाँ पर सेल डिवीजन करते हैं, बट ये कभी कभी ओकेजनली। ओके, सो इस तरह से ये हमारा G0 फेज, ये आपको याद रखना है। इस तरह से ये हमारा इंटरफेज हो गया। इसके बाद इंटरफेज के बाद यहाँ पर हमारा जैसे G2 फेज खत्म होगा, इंटरफेज में भी G2 फेज खत्म होगा तो हमारा एम फेज स्टार्ट होगा। सो यहाँ पर हम एम फेज को देखते हैं। नेक्स्ट में स्टार्ट करते हैं एम फेज से। एम फेज किसको बोलेंगे? तो हमारा माइटोसिस फेज को, इसको हम अदर नाम देना हो तो माइटोसिस फेज बोलेंगे, माइटोसिस फेज बोलेंगे। इसमें क्या होगा? तो इसमें हमारा सेल जो रहेगा वो सेल 2 सेल में डिवाइड होगा। ये फॉलो करता है, फॉलो बाय इंटरफेज या यहाँ पर इंटरफेज की सब फेज देखने हो तो ये एस एंड इसके बाद G2 फेज इसको फॉलो करता है। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारे जो एम फेज रहेंगे, एम फेज हमारा मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड रहेगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होंगी। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो क्रोमोसोमल मटेरियल रहेगा उसका कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। इसके अलावा हमारे कुछ ऑर्गेनल जैसे कि हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियर एनवेलोप है, गोल्गी बॉडी, ये डिसअपीयर होना स्टार्ट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमारा जो सेल रहेगा, सेल के अंदर हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम का सेपरेशन होगा, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो इसको हम बोलेंगे मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड। इट इज ए मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड या फेज, ये हमारा मोस्ट ड्रामेटिक फेज रहता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी इवेंट होती है। सो यहाँ पर फर्स्टली हम देखें तो हमारे ये जो एम फेज है, एम फेज को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि आगे हमने देखा था हमारे जो एस फेज था, एस फेज में हमारा क्रोमोसोम या हमारे जो डीएनए था उसका रेप्लिकेशन होता था। एस फेज में हमारा डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन हमने देखा था, ये इसके नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पर 2n थे तो ये इसके बाद भी 2n ही रहेंगे। तो सेम इसी तरीके से ये हमारा एम फेज भी यहाँ पर जो हमारा जैसे कि ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर हमारे क्रोमोसोम है, जैसे कि यहाँ पर 2n क्रोमोसोम है। तो ये सेल डिवीजन के बाद भी जो सेल डॉटर सेल बनेंगे इसके भी न्यूक्लियस में 2n ही क्रोमोसोम रहेंगे। किस तरह से 2n रहेंगे ये हम इस फेज में देखने वाला है, बट ये यहाँ पर कोई भी क्रोमोसोम नंबर में चेंजेस नहीं आता। सो इस वजह से इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। आगे हम वैसे मियोसिस देखेंगे तब यहाँ पर देखेंगे मियोसिस में क्या होगा। तो मियोसिस में हमारा दूसरा सेल डिवीजन का टाइप,
मियोसिस, जिसमें हमारे जो क्रोमोसोम, जैसे कि ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, तो जब ये मियोसिस डिवीजन करेगा तो जो डॉटर सेल बनेंगे इसके अंदर हमारे 23 क्रोमोसोम रहेंगी, यानी कि यहाँ पर हमारा क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ। क्या हुआ? क्रोमोसोम का रिडक्शन हुआ, रिडक्शन हुआ या रिड्यूस हो गया हमारा क्रोमोसोम, तो इस वजह से इसको हम रिडक्शनल डिवीजन बोलेंगे। बट यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आता, सो इस वजह से इसको हम बोलेंगे इक्वेशनल डिवीजन। और हमारे जो क्रोमोसोम नंबर रहेंगे 2n के 2n ही रहेंगे। सो इस तरह से ये हमारे इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखें तो हमारे जो ये एम फेज रहेगा, इसको बहुत सारे सब फेज में डिवाइड करते हैं, जिसमें हमने इंटरफेज में देखा था। इंटरफेज में हमारे G1, उसके बाद कौन सा फेज था, तो उसके बाद S फेज था और J2 फेज। इस तरह से इसको 3 फेज में डिवाइड किया था। बट यहाँ पर M फेज को हम 4 सब फेज में डिवाइड करेंगे। कौन से? तो इसमें प्रोप फेज रहेगा, स्टार्टिंग का हमारा प्रोप फेज। उसके बाद दूसरा हमारा जो फेज रहेगा वो मेटा फेज, आपको याद कर लेना है, मेटा फेज। तीसरा हमारा एना फेज और फोर्थ हमारा टीलोफेज। वैसे ये हमारे जो 4 फेज रहेंगे या 4 हमारे सब फेज रहेंगे, ये इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियो यानी कि हमारा जो ये न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस का ही डिवीजन होगा। सो इसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैरियोकाइनेसिस। बट यहाँ पर ये हमारे जैसे टीलोफेज खत्म होगा तो इसके बाद हमारे जो सेल रहेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म, जैसे कि यहाँ पर हमारा सेल है तो सेल का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस का तो इस तरह से 2 डिवीजन होंगे, जैसे कि यहाँ पर एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियस तो बन गए। इसके बाद यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म भी हमारे 2 सेल के अंदर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना है और 2 डॉटर सेल बनाने हैं। तो इसके बाद यहाँ पर टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। क्या होगा? साइटोकाइनेसिस। सो इसको हम यहाँ पर पूरा डिटेल में समझने वाले हैं। सो फर्स्टली यहाँ पर इसमें से स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। प्रोफेज हमारा प्रोफेज जो कि हमारा एम फेज का स्टार्टिंग फेज है, जिसमें हमारा कैरियोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। फर्स्टली यहाँ पर हमारा प्रोफेज, किसको फॉलो करता है? तो प्रोफेज फॉलो बाय S एंड G2 फेज। G2 फेज को ये फॉलो करता है। हमारे इंटरफेज के G2 फेज के बाद हमारा प्रोफेज स्टार्ट होगा। यहाँ पर वैसे हमारे ये जो सारे फेज रहेंगे, जिसमें हमने बात की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, आगे इंटरफेज भी देखा, तो ये सारे हमारे सेल डिवीजन के फेज रहेंगे। इसके अंदर कोई भी क्लियर कट लाइन नहीं रहेगी। यहाँ पर एक हाइपोथेटिकली हम सोच सकते हैं कि जैसे कि ये हमारा फेज खत्म हो गया, तो उसके बाद जैसे कि यहाँ पर हम देखने वाले हैं हमारा प्रोफेज जैसे ही खत्म होगा तो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे हमारा मेटाफेज का स्टार्टिंग। ओके, सो इस तरह से यहाँ पर इसके बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं होती, बट इसको हम एक हाइपोथेटिकली हम समझ सकते हैं। सो यहाँ पर हमारा प्रोफेज जैसे ही स्टार्ट होगा तो हमारा ये फॉलो करेगा G2 फेज को, और इसमें क्या होगा? तो ये स्टार्ट विथ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, विथ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल क्या रहता है? तो हमने इंटरफेज में यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करना बाकी रह गया। तो इंटरफेज में क्या रहेगा? तो इंटरफेज में हमारा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर हमारा सेल ग्रोथ हुआ था, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा न्यूक्लियस रहेगा। न्यूक्लियस के अंदर हमारा डीएनए रेप्लिकेशन वगैरह भी हो गया था। तो यहाँ पर हमारे ये डीएनए और हमारे जो क्रोमोसोमल मटेरियल रहेंगे वो इस तरह से यहाँ पर एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर एलोबरेटेड फॉर्म में रहेंगे, एक्सटेंडेड एलोबरेटेड रहेंगे। कैसे रहेंगे? एक्सटेंडेड। यहाँ पर ये इंटरफेज में, कौन से फेज में? इंटरफेज में हमारे जो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, वो एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड रहेगा। कैसा रहेगा? एक्सटेंडेड एलोबरेटेड रहेगा। इस तरह से ये पूरा खींचा हुआ है, जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो क्रोमेटिन बोलते हैं।
अब यहाँ पर जैसे ही हमारा प्रोफेज स्टार्ट होगा तो प्रोफेज के अंदर क्या होगा, तो हमारा ये न्यूक्लियस के अंदर जिस तरह से हमारा ये एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड हमारा जेनेटिक मटेरियल है, यानी कि क्रोमेटिन है, ये क्रोमेटिन में कंडेंसेशन स्टार्ट होगा। क्या होगा, तो स्टार्ट कंडेंसेशन, यानी कि ये कंडेंस होना स्टार्ट होंगे। और इसी के साथ साथ हमने देखा था हमारे एस फेज के दौरान हमारे सेंट्रोसोम, जो कि यहाँ पर इस तरह से हमारे दो सेंट्रियोल से मिल के बनता है, हमारे दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलर अरेंज होकर हमारे सेंट्रोसोम बनाएंगे। सो यहाँ पर हमारे सेंट्रोसोम भी इस तरह से डुप्लीकेट हुए थे। ये सेंट्रोसोम यहाँ पर हमारे टू ऑपोजिट पोल, यानी कि हमारा इस सेल का ये एक पोल है और हमारा ये दूसरा पोल है, इस तरह से ये टू ऑपोजिट पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इनमें से एक हमारा जाएगा ये पोल की ओर और ये हमारा जाएगा इस पोल की ओर, इस तरह से ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो स्टार्ट सेंट्रोसोम स्टार्ट मूव टूवर्ड टू ऑपोजिट पोल, टू ऑपोजिट पोल की और हमारा ये सेंट्रोसोम रहेगा वो मूव करना स्टार्ट होगा। पहले क्या होगा, तो हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल का कंडेंसेशन स्टार्ट होगा, इसके बाद सेंट्रोसोम मूव करना स्टार्ट कर देंगे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप, ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप है और न्यूक्लियर एनवेलप के बाहर यहाँ पर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा, इस तरह से ये हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा यहाँ पर हमारा गोल्गी बॉडी था और हमारा न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस रहेगा। क्या रहेगा, न्यूक्लियोलस। तो यहाँ पर ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी एंड न्यूक्लियोलस, ये भी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो स्टार्ट डिसअपीयरिंग ऑर्गेनेल ऑफ सेल। कौन सी, तो इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके साथ साथ हमारा गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस, और क्या, तो और हमारा न्यूक्लियोलस, जो कि हमारे सेल के अंदर ये स्ट्रक्चर रहता है, न्यूक्लियोलस और हमारा न्यूक्लियर एनवेलप, और दूसरा क्या, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर इस तरह से ये पहले थोड़ा सा इस तरह से ये डिसअपीयर होना स्टार्ट होंगे, इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेज के स्टार्टिंग में ये डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा ये प्रोफेज खत्म होगा, तो ये प्रोफेज हमारा खत्म होगा, एंड ऑफ प्रोफेज। इसके एंड में हमारे ये जो हमने ऑर्गेनेल देखे, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी और न्यूक्लियोलस, ये डिसअपीयर हो जाएंगे। इसके एंड में ये डिसअपीयर हो जाएंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारा न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपीयर होगा, न्यूक्लियर एनवेलप भी डिसअपीयर हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से हमारा ये प्रोफेज के एंड में ये हमारा न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा वो डिसअपीयर हो जाएगा, हमारा ये हमारा गोल्गी बॉडी डिसअपीयर हो जाएगा, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपीयर, और हमारा न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होगा। और क्या होगा, तो और हमारा ये जो हमने देखा था हमारा स्टार्ट होता है तो कंडेंसेशन से, हमारे क्रोमोसोमल जो मटेरियल रहते हैं इसके कंडेंसेशन से स्टार्ट होता है। सो यहाँ पर हमारे क्रोमोसोम रहेंगे वो कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमेटिन या क्रोमोसोमल मटेरियल ये कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होंगे तो ये क्रोमोसोम बनेंगे एंड फॉर्म या कन्वर्ट इनटू फॉर्म क्रोमोसोम बना लेंगे। इसके एंड में हमारे ये जो क्रोमेटिन या यहाँ पर हमारे क्रोमोसोमल मटेरियल था, ये इस तरह से ये क्रोमोसोम बना लेंगे, यहाँ पर इस तरह से ये क्रोमोसोम बनाएंगे, यहाँ पर इस तरह से ये क्रोमोसोम बनाएंगे। और क्रोमोसोम रहेगा, क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड दो क्रोमेटिड मिलके हमारा ये क्रोमोसोम बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर आप देखो तो ये हमारा क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम में हमारे दो क्रोमेटिड है, इस तरह से हमारा ये क्रोमोसोम बनेगा। ओके, सो ये हमारा कंडेंसेशन खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा,
तो हमारे जो ये सेंट्रियोल जो कि मूव कर रहे थे हमारे टू ऑपोजिट पोल की ओर, ये पहुंच जाएंगे हमारे ये दोनों पोल के ऊपर। सो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम रीच एट रिस्पेक्टिव पोल यहाँ पर, जैसे कि ये हमारा सेंट्रोसोम है, ये पहुंच जाएंगे ये हमारे पोल की ओर, और यहाँ पर ये पहुंच जाएगा इसकी ओर। और ये जैसे ही पोल की ओर पहुंचेंगे सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम में से हमारे रेडिएट आउट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसमें से माइक्रोट्यूब्यूल बाहर निकलेंगी। सो रेडिएट आउट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स यहाँ से बाहर निकलेंगे इस तरह से, जैसे कि हमारा सेंट्रोसोम है, तो ये सेंट्रोसोम में से इस तरह से हमारे माइक्रोट्यूब्यूल बाहर निकलेगी। यहाँ पर माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक्सटेंशन रहेगा, जिसको हम बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे एस्टर। यहाँ पर आप समझ लो ये हमारा एस्टर है। ये क्या है? एस्टर है। और ये एस्टर हमारे पोल के ऊपर हमारे जो ये सेंट्रोसोम है या सेंट्रियोल है, इसको यहाँ पर अटैच कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पर अटैच कर देंगे। ये हमारा जैसे कि ये सेंट्रोसोम है, तो ये सेंट्रोसोम इस तरह से यहाँ पर अटैच हो जाएगा। ये हमारे किससे एस्टर किससे बने हुए होते हैं? तो ये माइक्रोट्यूब्यूल से, माइक्रोट्यूब्यूल्स। और माइक्रोट्यूब्यूल कौन से प्रोटीन से बनी है? हमने आगे सिलिया एंड फ्लैजेला में देखा था। माइक्रोट्यूब्यूल हमारे ट्यूब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स। सो ये आपको समझ में आ गया। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे जो ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल रहेंगे, ये स्पिंडल फाइबर भी निकलते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये स्पिंडल फाइबर भी निकलना स्टार्ट कर दे हैं। स्पिंडल फाइबर भी ये ग्रो करते हैं। तो यहाँ से हमारा सेंट्रोसोम, ये भी हमारे स्पिंडल फाइबर रहेंगे, ये भी मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स से बने हुए थे। हमारे स्पिंडल फाइबर भी माइक्रोट्यूब्यूल के एक्सटेंशन रहते हैं, बट ये हमारे एस्टर से लंबे एक्सटेंशन रहते हैं। ये हमारे जो हमारे ये स्पिंडल फाइबर रहेंगे, ये हमारे एस्टर से लंबे एक्सटेंशन रहेंगे। सो यहाँ पर हमारा एंड ऑल्सो ग्रो स्पिंडल फाइबर भी यहाँ पर ग्रो करते हैं। और ये स्पिंडल फाइबर ये भी मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, इट इज आल्सो मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ, ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए थे। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। इसके बाद यहाँ पर हमारे एस्टर और माइक्रोट्यूब्यूल्स, एस्टर प्लस 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स प्लस 2 माइक्रोट्यूब्यूल मिलके हमारा माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? माइटोटिक एपरेटस बनाते हैं। माइटोटिक एपरेटस आगे हम देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पोल से स्पिंडल फाइबर निकला इस तरह से, और ये हमारा जो पोल है इसमें से हमारा स्पिंडल फाइबर निकला। तो यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर और ये एस्टर, इस तरह से ये एस्टर, तो ये मिलके हमारा माइटोटिक एपरेटस बनाएंगे। ओके, सो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद दूसरा हमारा जो फेज रहेगा मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होगा? तो मेटाफेज का स्टार्टिंग है हमारा जो ये न्यूक्लियर एनवेलप डिसॉल्व हो गया, ये इसका स्टार्टिंग है। सो स्टार्ट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप के डिसइंटीग्रेशन के साथ ये स्टार्ट होते हैं। और इसमें हमारा जो क्रोमोसोमल मटेरियल रहेगा, इसका भी कंडेंसेशन, फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे। सो फुल्ली कंडेंसेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल या क्रोमोसोमल मटेरियल, इस तरह से यहाँ पर ये फुल्ली कंडेंस हो जाएंगे एंड बिकम
एंड बिकम क्रोमोसोम। इसको हम अब क्रोमोसोम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम बोलेंगे। और ये क्रोमोसोम हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर, यहाँ पर हमने देखा हमारा ये जो न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा वो इस तरह से एकदम डिग्रेड हो जाएगा। तो हमारे ये जो क्रोमोसोम रहेंगे ऑब्वियसली हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर पूरे बिखरे हुए रहेंगे। सो क्रोमोसोम spread in all over cytoplasm, in all over साइटोप्लाज्म के अंदर ये बिखरे हुए रहेंगे। सो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये क्रोमोसोम किससे बने हुए होते हैं? तो यहाँ पर एक स्पेसिफिक हमारा ये फेज रहता है जिसके अंदर अगर हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारे ये क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी यहाँ पर स्टडी की जाती है। सो यहाँ पर इट इज बेस्ट फेज फॉर स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम, फॉर स्टडी मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम की यहाँ पर मॉर्फोलॉजी स्टडी करने के लिए बेस्ट फेज रहता है। इसमें क्रोमोसोम रहेंगे वो किस तरह से होंगे? तो हमारे क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ टू क्रोमेटिड held together by primary constriction, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन को हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे सेंट्रोमियर। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि हमारा क्रोमोसोम है तो क्रोमोसोम इस तरह से दिखेगा। इसमें दो सिस्टर क्रोमेटिड रहेंगे इस तरह से, यहाँ पर दो क्रोमेटिड रहेंगे और दो क्रोमेटिड यहाँ पर एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए रहेंगे। ये हमारा एक क्रोमेटिड और ये हमारा दूसरा क्रोमेटिड, और ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन से जुड़े होंगे जिसको हम सेंट्रोमियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सेंट्रोमियर। ओके। और ये सेंट्रोमियर के ऊपर भी हमारा ये इस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है। सेंट्रोमियर के ऊपर भी हमारा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहेगा। ये हमने वैसे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में जो न्यूक्लियस वाला हमने पार्ट था इसमें देख लिया था कि हमारे क्रोमोसोम रहेंगे वो इसके ऊपर सेंट्रोमियर रहेगा। और ये सेंट्रोमियर के हिसाब से हमने क्रोमोसोम के 4 टाइप देखे थे, जिसमें हमारा एक मेटासेंट्रिक, उसके बाद सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक, इस तरह से इसके हमने 4 टाइप देखे थे। तो यहाँ पर हमारा सेंट्रोमियर जो कि प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है और ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो कि सेंट्रोमियर, इसके ऊपर हमारा प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम काइनेटोकोर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोलेंगे काइनेटोकोर। आपको याद रखना है। ओके। सो इस तरह से ये हमारा क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो हमारे ये क्रोमोसोम जो कि इस तरह से दिखेगा। और हमारे यहाँ पर हमने देखा था हमारे सेंट्रियोल, जो कि यहाँ सेंट्रियोल से हमारे स्पिंडल फाइबर ग्रो होते हैं। सो यहाँ पर ग्रो स्पिंडल फाइबर फ्रॉम सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम से हमारे स्पिंडल फाइबर बनते हैं और ये स्पिंडल फाइबर अटैच विथ काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम, विथ काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम फुल्ली कंडेंस क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के ऊपर हमारा स्पिंडल फाइबर आके जुड़ता है। जैसे कि यहाँ पर आप देखो तो जैसे कि यहाँ पर हमारे ये क्रोमोसोम हमारे सेल के अंदर इस तरह से, सेल के साइटोप्लाज्म में इस तरह से ये फुल बिखरे हुए रहेंगे इस तरह से। यहाँ पर ये हमारे क्रोमोसोम सेल के अंदर बिखरे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? तो यहाँ पर हमारे ये जो स्पिंडल फाइबर ये ग्रो कर रहे थे,
ये आके जुड़ जाएंगे हमारे इसके ऊपर, ये जो काइनेटोकोर प्लेट है इसके साथ जुड़ जाएंगे। यहाँ से ये हमारा पोल का भी जुड़ेगा और यहाँ पर हमारा दूसरा जो पोल है इसका भी स्पिंडल फाइबर इस तरह से जुड़ेगा। ये इस तरह से जुड़ेगा, ये इस तरीके से जुड़ेगा। इस तरीके से हमारे सारे क्रोमोसोम रहेंगे, ये स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाएंगे। सो अटैच विथ स्पिंडल फाइबर, अटैच विथ काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम एंड arrange chromosome in equatorial plate, on equatorial plate, chromosome on equatorial प्लेट। इसके इक्वेटर में, यहाँ पर इसके इक्वेटर में इसको अरेंज करते हैं। इसको यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर ये मूव करके, ये इसका जो इक्वेटर, जैसे कि ये इक्वेटर है तो ये इक्वेटर के ऊपर हमारे क्रोमोसोम को इस तरह से अरेंज करेंगे। अरेंज किस तरह से करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि हमारे इस तरह से ये क्रोमोसोम को इसके इक्वेटर के ऊपर ये अरेंज कर देंगे और यहाँ पर हमारे स्पिंडल फाइबर इससे जुड़े हुए रहेंगे। इस तरह से ये हमारे स्पिंडल फाइबर यहाँ पर जुड़े हुए रहेंगे। ओके, सो अरेंज क्रोमोसोम एट ऑन ये एट इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटोरियल प्लेट को हम मेटाफेज प्लेट भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे तो इसको मेटाफेज प्लेट भी बोलेंगे। ये हमारा मेटाफेज प्लेट है, ये हमारा मेटाफेज प्लेट, ये इक्वेटोरियल प्लेट। ओके, ये इसको हम इक्वेटर भी बोलेंगे। तो इसके ऊपर अरेंज करते हैं और इसी के साथ हमारा ये एम फेज खत्म होता है। ये अरेंज हो गए तो इसी के साथ हमारा ये एम फेज खत्म हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हमारा दूसरा फेज स्टार्ट होगा जो कि इसको फॉलो करता है। एम फेज के बाद कौन सा फेज आएगा तो हमारा एम फेज के बाद जो फेज आएगा इसको हम बोलेंगे हमारा तीसरा फेज, एनाफेज। कौन सा फेज? एनाफेज। एनाफेज में क्या होगा तो एनाफेज में हमारे ये जो क्रोमोसोम है इसका सेपरेशन होना है, इसके सेंट्रोमियर से सेपरेशन होना है। ये किस तरह से होता है हम इसको देखते हैं। इसके हमने एम फेज के की इवेंट में क्या लिखना है तो इसके की इवेंट में लिखना है हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम को अरेंज करते हैं इसके इक्वेटोरियल प्लेट में और हमारे स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं। पहले हम इसको सीक्वेंस वाइज देखें तो हमारा जो पहले तो हमारा जो न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा वो इंटीग्रेट होगा। उसके बाद हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम एकदम फुल्ली कंडेंस होंगे और क्रोमोसोम के ऊपर हमारे स्पिंडल फाइबर आके जुड़ेंगे और ये स्पिंडल फाइबर हमारे क्रोमोसोम को एक इक्वेटर पे अरेंज करते हैं। इसको हम इक्वेटर भी बोलेंगे, मेटाफेज प्लेट भी बोलेंगे या इक्वेटोरियल प्लेट भी बोलेंगे। इसके ऊपर इसको अरेंज करेंगे और इसी के साथ हमारा एम फेज खत्म होगा और हमारा स्टार्ट होगा एनाफेज। एनाफेज कैसे स्टार्ट होगा तो एनाफेज में यहाँ पर एनाफेज में हमारे जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम का सेपरेशन होना है। क्रोमोसोम जो कि क्रोमेटिड से बने हैं, सो क्रोमेटिड का यहाँ पर सेपरेशन होना है। क्रोमेटिड, इसका सेपरेशन होना है। सेपरेशन या सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन होना है। इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि ये हमारे क्रोमोसोम है, यहाँ पर क्रोमोसोम में ये हमारा जो सेंट्रोमियर रहेगा, सेंट्रोमियर यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये सेंट्रोमियर ब्रेक होगा तो यहाँ पर हमारे ये जो सिस्टर क्रोमेटिड थे ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। इस तरह से यहाँ पर हमारे सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे से सेपरेट होंगे और ये सेपरेट किस तरह से होंगे तो यहाँ पर हमारे ये जो स्पिंडल फाइबर है, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट शॉर्टनिंग, इसमें स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होना स्टार्ट होते हैं। जैसे कि ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होना स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये जुड़े हैं तो यहाँ से हमारे दो सेंट्रोमियर रहेंगे, सेंट्रोमियर से ये सेपरेट होंगे और ये सेपरेट होंगे तो यहाँ पर अब हमारा ये सेपरेट क्रोमोसोम या ये हमारे क्रोमेटिड, नाउ क्रोमेटिड referred as a
क्रोमोसोम, इसको इंडिविजुअली क्रोमोसोम बोलेंगे। अब इसको ये जो सेंट्रोमियर यहाँ से सेपरेट हो गई, ये सेंट्रोमियर क्रोमेटिड को हम बोलेंगे क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे? अब हमारे ये क्रोमेटिड नहीं रहेंगे, इसको इंडिविजुअली हम क्रोमोसोम बोलेंगे। इसके बाद हमारे जैसे ये कंटिन्यूस रहता है, हमारे ये जो स्पिंडल फाइबर रहेंगे इसका शॉर्टनिंग कंटिन्यूस रहेगा, और हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम पहुंच जाएंगे हमारे टू रिस्पेक्टिव पोल की ओर। जैसे कि ये हमारा जो क्रोमेटिड, या अब हम इसको क्रोमोसोम बोलेंगे। तो जैसे ये शॉर्टनिंग होता है तो इस तरह से ये पहुंच जाता है हमारे ये पोल की ओर, और ये इस तरह से चला जाएगा इस पोल की ओर। यहाँ पर इसका जो सेंट्रोमियर रहेगा वो आगे रहेगा, सेंट्रोमियर आगे रहेगा, और हमारा जो ये क्रोमेटिड रहेंगे, ये क्रोमेटिड के जो आर्म रहेंगे, ये आर्म इसको फॉलो करेंगे। सो आर्म ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमेटिड, क्रोमोसोम ट्रेलिंग सेंट्रोमियर। यहाँ पर ये जो अभी बचा है सेंट्रोमियर, यानी कि ये ब्रेक हुआ सेंट्रोमियर, ये आगे रहता है, और यहाँ पर हमारे दोनों आर्म है वो इसके पीछे रहते हैं। सो इस तरह से इसका जो शेप रहेगा, या तो जैसे कि हमने क्रोमोसोम के टाइप में देखा था, जैसे कि हमारा मेटासेंट्रिक हुआ तो हमारे दोनों आर्म रहेंगे वो इक्वल रहेंगे, तो इस तरह से यहाँ पर वी शेप होता है। अगर यहाँ पर हमारे एक्रोसेंट्रिक हुए तो एक्रोसेंट्रिक में एल शेप इस तरह से होगा, एक हमारा लंबा एक छोटा, इस तरह से एल रहेगा, और हमारे सब मेटासेंट्रिक हुआ इसमें भी एल शेप रहेगा। सो इस तरह से यहाँ पर सेंट्रोमियर और ये हमारे स्पिंडल फाइबर जोड़ के ये पोल की ओर खींचेंगे। सो ये हमारे सारे क्रोमोसोम इसके पोल की ओर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह से हमारे स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते हैं, और ये हमारे क्रोमोसोम रहेंगे वो मूव करना इस तरह से। ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो नाउ क्रोमोसोम रैपिड एज ए नाउ क्रोमेटिड रैपिड एज ए क्रोमोसोम एंड स्टार्ट मूव टूवर्ड and start move toward respective pole, respective pole की ओर ये मूव करना स्टार्ट कर देंगे। सो इस तरह से हमारे क्रोमोसोम मूव करना स्टार्ट कर देंगे, और एंड ऑफ हमारा एनाफेज, एट द एंड ऑफ एनाफेज हमारे क्रोमोसोम रीच एट रिस्पेक्टिव पोल। ओके, सो इस तरह से हमारे क्रोमोसोम रहेंगे वो इसके रिस्पेक्टिव पोल की ओर पहुंच जाएंगे, और हमारे जो ये स्पिंडल फाइबर है वो भी डिसअपीयर हो जाएंगे। सो इस तरह से यहाँ पर हमारे ये क्रोमोसोम है, इस तरह से ये हमारे ये दो पोल की ओर, ये हमारे दो पोल की ओर जाके इस तरह से ये यहाँ पर रहेंगे। सो ये हमारे सारे क्रोमोसोम है। सो इसी के साथ हमारा एनाफेज खत्म होता है। एनाफेज के की पॉइंट में क्या है, तो इसके की पॉइंट में हम इस तरह से लिख सकते हैं, स्प्लिट ऑफ क्रोमोसोम क्रोमोसोम फ्रॉम सेंट्रोमियर एंड मूव टूवर्ड रिस्पेक्टिव पोल, और ये इसके एंड में ये पहुंच जाएंगे, यानी कि रीच एट रिस्पेक्टिव पोल। और इसी के साथ हमारा एनाफेज खत्म होगा। इसके बाद हमारा लास्ट फेज स्टार्ट होगा, जिसको हम टीलोफेज बोलेंगे। इसके बाद यहाँ पर लास्ट फेज स्टार्ट होगा, जिसको हम टीलोफेज बोलेंगे। लास्ट फेज यानी कि फोर्थ हमारा टीलोफेज। टीलोफेज कैसे होता है, तो यहाँ पर टीलोफेज में हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे, क्रोमोसोम के ऊपर हमारा न्यूक्लियर एनवेलप
बनना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट रिफॉर्म न्यूक्लियर एनवेलोप। और इसी के साथ साथ हमारे जो क्रोमोसोमल रहेंगे, इसी के साथ हमारे क्रोमोसोमल मटेरियल स्टार्ट डिकंडेंस, इसके अंदर डिकंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। और ये डिकंडेंसेशन स्टार्ट होता है तो ये हमारे क्रोमोसोम रहेंगे, ये इसकी इंडिविजुअलिटी लूज करेंगे। सो लूज इट्स इंडिविजुअलिटी एंड बिकम क्रोमेटिन। नाउ इसको हम क्रोमेटिन बोलेंगे। ये इस तरह से ये इसके ऊपर, जैसे कि हमारे सारे क्रोमोसोम थे तो ये इसकी इंडिविजुअलिटी लूज कर दें और इसके ऊपर हमारा न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा न्यूक्लियर एनवेलप बनेगा और इसके हमारे जो क्रोमोसोम रहेंगे इसकी इंडिविजुअलिटी लूज करेंगे, यानी कि अब ये हमारे न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर से न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर में कन्वर्ट होंगे और इसको हम बोलेंगे क्रोमेटिन। न्यूक्लियोप्रोटीन के फाइबर को हम बोलेंगे क्रोमेटिन। ये इस तरह से एकदम एक्सटेंडेड एंड एलोबरेटेड हो जाएंगे। ओके, सो इस तरह से ये हमारे दोनों न्यूक्लियस का यहाँ पर डिवीजन होता है। इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे कुछ ऑर्गेनल जो कि डिसअपीयर हुई थी हमारे प्रोफेज के दौरान, जैसे कि यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सी, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद हमारा गोल्गी बॉडी, इसके साथ साथ हमारा न्यूक्लियर एनवेलप भी, यहाँ पर हमने लिखा न्यूक्लियर एनवेलप भी ये रीअपीयर होना स्टार्ट होता है। और हमारा न्यूक्लियोलस ये भी रीअपीयर होना स्टार्ट होता है, यानी कि रीफॉर्म या रीअपीयर होना स्टार्ट होते हैं। सो इस तरह से यहाँ पर हमारे इस तरह से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाएगी, यहाँ पर गोल्गी बॉडी बन जाएगा, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस बनेगा और हमारा न्यूक्लियर एनवेलप तो बन गया। सो इस तरह से ये हमारा टेलोफेज हो गया। और टेलोफेज के बाद ये इस तरह से हमारा ये न्यूक्लियर एनवेलप बन गया, तो इसी के साथ हमारा टेलोफेज खत्म होता है। टेलोफेज के की इवेंट में क्या देखा, तो हमारा न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाएगा। इसके बाद हमारे गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस ये फिर से रीअपीयर या रिफॉर्म होना स्टार्ट होगी और हमारा क्रोमोसोमल मटेरियल रहेगा वो इसका डिकंडेंसेशन होता है, यानी कि इसकी इंडिविजुअलिटी लूज होती है और इसको अब क्रोमेटिन हम बोलेंगे। पहले क्रोमोसोम बोलते थे, अब इसको क्रोमेटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन, क्रोमेटिड नहीं बोलेंगे, ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिड और क्रोमेटिन में डिफरेंस है। ओके, सो आपको ये टेलोफेज खत्म हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारा ये न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया। यहाँ पर हमारा जो न्यूक्लियस रहेंगे वो तो दो इस तरह से डिवाइड होंगे, बट यहाँ पर न्यूक्लियस के डिवाइडेशन से हमारा माइटोसिस डिवीजन खत्म नहीं हुआ है। इसके अंदर हमारा ये जो साइटोप्लाज्म है ये भी डिवाइड होके हमारे दो डॉटर सेल इस तरह से बन रही है। ये हमारा साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होके दो डॉटर सेल बनने हैं, तो इस वजह से यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, ये हमारा जो सारे फेज थे जिसमें हमने देखा प्रोफेज, उसके बाद मेटा, उसके बाद एना एंड टेलो, इसमें हमारा कैरियोकाइनेसिस होता है। अब ये टेलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस यानी कि हमारा ये साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके, सो यहाँ पर हम साइटोप्लाज्म का या हमारे साइटोकाइनेसिस देखते हैं। इसके बाद लास्ट में साइटोकाइनेसिस क्या होता है? तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म, ओके। सो साइटोप्लाज्म का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा? तो यहाँ पर हमारे साइटोप्लाज्म के साथ साथ यहाँ पर साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, तो हमारी ऑर्गेनल है, जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारा प्लास्टिड है, इस तरह से ये प्लास्टिड है,
हमारे अदर ऑर्गेनेल जैसे कि गोल्गी बॉडी वगैरह है, ये सारी चीजें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होंगी साइटोप्लाज्म के साथ साथ। यहाँ पर साइटोप्लाज्म के अंदर हमने देखा था साइटोप्लाज्म किसको बोलते हैं, तो साइटोप्लाज्म बोलते हैं हमारे ऑर्गेनेल प्लस साइटोसोल दोनों को मिला के हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारी ऑर्गेनेल वगैरह भी इसमें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर हमारे एनिमल एंड प्लांट सेल में डिफरेंट टाइप से हमारा साइटोप्लाज्म होता है। फर्स्टली हम एनिमल सेल की बात करते हैं। एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म किस तरह से होगा, तो एनिमल सेल में आपको पता है एनिमल सेल का सबसे आउटर कवरिंग क्या रहता है, तो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हमारा क्या है, तो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एक और बात, हमारे जैसे ही टीलोफेज खत्म हो गया तो टीलोफेज के साथ साथ यहाँ पर टीलोफेज खत्म होगा तो यहाँ पर हमारा जो माइक्रोट्यूब्यूल थी, यहाँ पर हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का एक्सटेंशन था वो भी यहाँ पर डिसअपियर हो जाएगा, यानी कि हमारे सेंट्रोसोम के ऊपर अब कोई माइक्रोट्यूब्यूल वगैरह नहीं रहेगी। यहाँ पर हमारे स्पिंडल फाइबर रहेंगे वो भी डिसअपियर हो जाएंगे। सो यहाँ पर ये हमारे अब सेंट्रियोल रहेंगे वो इस तरह से रहेंगे, इसके ऊपर कोई भी हमारे माइक्रोट्यूब्यूल का एक्सटेंशन नहीं रहेगा। सो यहाँ पर एनिमल सेल में हम देखें तो हमारे जो एनिमल सेल के सबसे आउटर कवरिंग जिसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन हमारा एक थिन लेयर रहता है जो कि एनिमल सेल के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर फ्यूरो बनेगा, इसके बीच में यहाँ पर फ्यूरो बनेगा और ये फ्यूरो इस तरह से डिफेंस होता रहेगा, इस तरह से ये डिफेंस होगा। जैसे कि ये पहले इतना बना, उसके बाद ये इस तरह से आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा और ये आगे जाके यहाँ पर एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे, इस तरह से फ्यूज होंगे और ये फ्यूज होंगे तो इस तरह से हमारे दो डॉटर सेल बनेंगे। सो एनिमल सेल के अंदर क्या बनता है, फ्यूरो, या इसको हम नॉच बोलेंगे, नॉच बोलेंगे, नॉच, और ये नॉच डिफेंस होती रहेंगी, डिफेंस होती रहेंगी एंड इवेंचुअली हमारे दो जो ये नॉच है इसका फ्यूजन होगा। सो फ्यूजन ऑफ नॉच, और हमारे जो सेल रहेंगे वो टू डॉटर सेल में इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो आपको इस तरह से ये दो सेल, ये एक सेल हो गया और ये एक सेल हो गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहेंगे इसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जैसे कि यहाँ पर ये माइटोकॉन्ड्रिया भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसके अलावा सारी जो हमारी ऑर्गेनल, यहाँ पर मैंने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की बट यहाँ पर सारे हमारे ऑर्गेनल इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट में प्लांट सेल में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्लांट सेल में यहाँ पर हमारा स्पेसिफिक मैकेनिज्म रहता है, जिसमें हम देखें तो जैसे कि हमारा प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के ऊपर ये हमारा पहले तो सेल मेम्ब्रेन तो रहता ही है, बट सेल मेम्ब्रेन के भी आउटर साइड पे यहाँ पर हमारा एक रिजिड सेल वॉल रहेगा, यहाँ पर एक्सटेंसिबल रिजिड सेल वॉल रहेगा, सेल वॉल रहेगा। और ये सेल वॉल यहाँ पर जो नॉच रहेगा इसको बनने की परमिट नहीं करेगा, यहाँ पर नॉच नहीं बनने देगा। तो ये नॉच नहीं बनेगा तो क्या होगा, इसका सेल डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन किस तरह से होगा, तो यहाँ पर इसके बीच में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम सेल प्लेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल प्लेट बोलेंगे। और ये सेल प्लेट यहाँ पर इसके दोनों साइड पे सेल वॉल बनाता है। क्या बनाता है, तो फॉर्म सेल वॉल, फॉर्म सेल वॉल। और ये सेल वॉल जो रहेगी वो इसकी लेटरल सेल वॉल, यानी कि ये ग्रो होती रहेंगी। अब यहाँ पर ये सेल वॉल जो बनी ये ग्रो होती रहेगी और ये ग्रो होके हमारे जो लेटरल साइड पे जो प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल है इसके साथ जाके ये फ्यूज होगी। इस तरह से ये यहाँ से ये आगे बढ़ेगी और यहाँ से ये आगे बढ़ेगी। इस तरह से ये आगे जाके हमारे जो लेटरल सेल वॉल यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल है इसके साथ ये फ्यूज हो जाएगी। सो फ्यूज विद प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्लांट सेल में पहले सेल प्लेट बनेगी जो कि हमारा एक प्रीकर्सर है। हमारा प्रीकर्सर है और ये सेल वॉल बनाता है, सेल वॉल फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरल। यहाँ पर ये सेंटर से बनेगा और पेरिफेरल इसका मूवमेंट होगा। सो इस तरह से यहाँ पर हमारा दो सेल डिवाइड होगा। यहाँ पर हमारे जो ये प्रीकर्सर यानी कि हमारा ये सेल प्लेट है, सेल प्लेट के इनसाइड यहाँ पर ये हमारा सेल वॉल हो गया और इस साइड भी ये हमारा सेल वॉल हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो सेल प्लेट था यानी कि हमारा ये प्रीकर्सर सेल प्लेट था, ये दो सेल के बीच का जो मिडल लेमेला रहता है ये बनता है। बाद में ये कन्वर्ट इनटू सेल प्लेट, कन्वर्ट
इंटू मिडल लेमेला, इंटू मिडल लेमेला, मिडल लेमेला के अंदर ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस तरह से ये हमारा हो गया मिडल लेमेला। सो आपको याद रखना है सेल प्लेट किस में बनती है, तो हमारे प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होने की वजह से यहाँ पर सेल प्लेट बनती है, और सेल प्लेट आगे बनाती है हमारे सेल वॉल को। इसके इनसाइड में सेंटर में सेल वॉल बनेगी, और सेल वॉल इस तरह से लेटरली ये जाके हमारे जो प्री एग्जिस्टिंग सेल वॉल यानी कि हमारी जो पहले से सेल वॉल है इसके साथ फ्यूज हो जाती है। ओके, सो इस तरह से हमारा प्लांट सेल के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो ऑर्गेनल रहेंगे यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह रहेगी, जिसका भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, सो इस तरह से ये हो गया हमारा साइटोकाइनेसिस। और इसमें एक स्पेशल कंडीशन आती है, कभी कभी क्या होता है जैसे हमारा ये सेल है, तो सेल के अंदर हमारा कैरियोकाइनेसिस हो गया यानी कि हमारे 2 न्यूक्लियस बन गए, बट यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। बट यहाँ पर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो इसको हम बोलेंगे, ये कंडीशन को हम बोलेंगे सिंसिटियम। क्या बोलेंगे, यहाँ पर हमारा एक स्पेशल कंडीशन रहता है सिंसिटियम। क्या, सिंसिटियम। सिंसिटियम किसको बोलेंगे, तो हमारा मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज रहेगा, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज रहेगा। या हमारा एक कंडीशन ऐसा रहेगा जिसके अंदर हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस रहेंगे। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं हुआ, सॉरी साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ, तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे न्यूक्लियस इस तरह से रहे। ओके, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो कोकोनट वाटर रहता है, कोकोनट वाटर यानी कि नारियल पानी जो रहता है, ये हमारा बेस्ट एग्जांपल है। इसको हम एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। जैसे इसको हम आगे जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट है इसके अंदर रिप्रोडक्शन है, इसके अंदर इसको हम डिटेल में देखने वाले, बट अभी के लिए याद कर लो, हम जो नारियल पानी पीते हैं, ये नारियल पानी जो रहता है वो हमारा एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, और इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज रहती है। जैसे कि ये हमारा नारियल, और नारियल के अंदर ये सेल है, सेल के अंदर यहाँ पर बहुत सारा पानी है, पानी में हमारे बहुत सारे इस तरह से न्यूक्लियस रहते हैं, जिसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज या सिंसिटियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सिंसिटियम। सो इस तरह से ये हमारा एक स्पेशल कंडीशन सिंसिटियम। इसी के साथ हमारा साइटोकाइनेसिस टॉपिक खत्म होता है, और यहाँ पर एक और टॉपिक है जो कि है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेशन ऑफ माइटोसिस। इसमें वैसे आप रीडिंग करके भी इसको समझ सकते हैं, बट थोड़ा कुछ जो टॉपिक है इसको मैं यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना रहे। जैसे कि यहाँ पर हमारे जो माइटोसिस डिवीजन होता है वो माइटोसिस occurs in only diploid cell in animal cell में ये ओनली डिप्लॉइड सेल में यानी कि हमारा 2n सेल रहेगा तभी ये माइटोसिस डिवीजन हो पाएगा। बट प्लांट सेल में हम बात करें तो प्लांट सेल में ये हैप्लॉइड सेल में भी होता है, बट इन प्लांट सेल में ये हैप्लॉइड सेल में भी होता है, हैप्लॉइड सेल में भी होगा, यानी कि हमारे सेल के पास ओनली एक ही सेट रहेगा क्रोमोसोम का, तो इसके अंदर भी हमारे माइटोसिस डिवीजन जो रहेगा वो होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एनिमल सेल में एक एक्सेप्शन है, हमारे जो कुछ ऐसे इंसेक्ट रहते हैं जिसके अंदर ये हमारे हैप्लॉइड सेल का भी माइटोसिस डिवीजन होता है, जिसमें एक एग्जांपल है हनी बीज। इसमें भी हमारे मेल हनी बीज, इसके अंदर क्रोमोसोम का एन सेट रहेगा यानी कि हैप्लॉइड सेल रहेगा, और हैप्लॉइड सेल यहाँ पर माइटोसिस डिवीजन एग्जिबिट करेगा। यहाँ पर इस तरह से ये माइटोसिस डिवीजन हो सकता है। सो इस तरह से आप समझ लो हमारे जो डिप्लॉइड सेल रहते हैं वही माइटोसिस डिवीजन एग्जिबिट करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक और टॉपिक है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो ये क्या है? तो जैसे कि हमारा जो सेल रहता है, सेल का डिवीजन की जरूरत क्यों पड़ती है? तो हमारे सेल के अंदर हमारा जो न्यूक्लियस रहते हैं, और न्यूक्लियस जब हमारा हमने देखा था इंटरफेज में हमारा सेल रहता है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता है, तो ये ग्रोथ करता है
तो इस टाइम पे हमारा ये पूरा सेल रहेगा, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो जाएगा और हमारा न्यूक्लियस रहेगा वो अकेला ये पूरे सारे एरिया को कंट्रोल करने के लिए अनेबल रहेगा। ये हमारा पूरा ये एरिया है, इसको कंट्रोल करने के लिए हमारा ये न्यूक्लियस अनेबल रहेगा। तो इस वजह से यहाँ पर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो यहाँ पर जैसे कि कम हो जाता है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा ये सेल रहेगा, इसका डिवाइडेशन होगा। तो इस वजह से न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो आप समझ लो, न्यूक्लियस का वॉल्यूम और हमारा साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम, इन दोनों का यहाँ पर रेशियो, न्यूक्लियर वॉल्यूम और हमारा साइटोप्लाज्म वॉल्यूम, इन दोनों का रेशियो, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशियो। सो ये है। और एक और चीज़ है जिसमें हमारे जो प्लांट सेल रहते हैं, प्लांट सेल के अंदर हमारे कुछ ऐसे सेल जैसे कि हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके अंदर जो सेल रहते हैं जो कि हमारे एपिकल मोस्ट ऑफली हमारे जो रूट और हमारे जो स्टेम रहते हैं इसके एपिकल पार्ट में रहती है। तो ये कंटिन्यूसली इसके अंदर जो सेल रहते हैं, सेल कंटिन्यूस डिवाइड होते हैं, कंटिन्यूस इसका डिवीजन होता है। और इसकी वजह से हमारे प्लांट के अंदर हम देखें तो हमारे प्लांट के ग्रोथ का कोई भी लिमिट नहीं होगा, यानी कि प्लांट जब तक चाहे मतलब पूरी लाइफ टाइम तक ये बढ़ सकता है, यानी कि उसकी जो हाइट रहेगी, उसका चौड़ाई रहेगी, वो बढ़ती रहेगी। बट एनिमल में ऐसा नहीं है। एनिमल में कुछ टाइम के बाद हमारे जो सेल रहेंगे, सेल जीरो फेज में चले जाते हैं, जो आगे हमने देखा है। सो ये हो गया हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसके बाद ये हमारा माइटोसिस डिवीजन इंपॉर्टेंट रहता है, important for repair of cell। जैसे कि यहाँ पर हमको कोई घाव लग गया है, हम ह्यूमन में बात करते हैं, जैसे कि हमको कोई कट लग गया है, तो कट को रिपेयर करने के लिए हमारी जो सेल स्किन रहेगी, स्किन के सेल में हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। क्या होगा? तो सेल डिवीजन स्टार्ट होगा और हमारा ये घाव रहेगा, इसको या इंजरी रहेगी, इसको हील करेगी। इसके और एग्जांपल देखें तो जैसे कि हमारा बोन होता है, तो बोन में भी सेल डिवीजन तुरंत होता है, यानी कि इसका रिजनरेशन जो पावर रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। सो इस तरह से हमारे ये हो गया सिग्निफिकेशन ऑफ माइटोसिस डिवीजन। इसी के साथ हमारा माइटोसिस ये डिवीजन खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मियोसिस डिवीजन। सो तब तक अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।